नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारती एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने वादे के अनुसार मैं दोबारा आपसे मुखातिब हूं। हालांकि इस बार मैं एक कविता लेकर नहीं आया हूं। मैं आपके पास लाया हूं 2008 में लिखी अपनी एक कहानी। हालांकि ये कहानी ज़रूर है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी कहानी किसी न किसी सत्य घटना पर आधारित होती है। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय था 2005 से लेकर 2010 के बीच में, जब जूतों का चलन बहुत हो गया था। जूतों का चलन का मतलब कि लोग पब्लिसिटी पाने के लिए किसी मंत्री या नेता या किसी अभिनेता के ऊपर मीडिया के सामने जूता फेंक के उस पर वार कर दिया करते थे, उसको मार देते थे, जूते से मार देते थे जूता फेंक करके। तो ये घटनाओं ने काफ़ी जोर पकड़ रखा था उस समय, उस दौरान। तो कई बार जब ये मेरी मस्तिष्क पटल में ये चीज़ घूमी, तो मेरे जो विचार उस घटना या जूते के प्रचार को लेकर आई, वो मैं अपने सामने मैंने उसको अपनी डायरी में उसको उतारा और उसको अपने विचार युक्त करके कुछ इस तरीके से तैयार किया था। आइए आप सभी को सुनाता हूँ। मैंने इसका टाइटल रखा था जूता मेरी पहचान, जो कुछ इस तरीके से था। दोस्तों, आजकल जूते की मार्केट काफ़ी गर्म है, चारों ओर जूते ही जूते। आज मार्केट का यह आलम है कि लोग जूतों के लिए एडवांस बुकिंग कराने लगे हैं। और तो और, जहां एक और विश्व परिदृश्य में बुश ब्रांड का जूता काफ़ी लोकप्रिय है, वहीं दूसरी ओर यदि हम भारतीय भूमंडल की बात करें तो इधर भी कुछ नए आइडेंटिकल ब्रांड लॉन्च किए गए हैं, जिनकी तरफ लोगों का आकर्षण होना लाजमी है। हो भी क्यों ना, आखिर भारतीय लोकतंत्र में सभी को अपनी पहचान बनाने का हक है। परंतु देखने वाली बात यह है कि 15वीं लोकसभा चुनावी संभाषण के दौरान पी चिदंबरम साहब पर जूता फेंक प्रकरण में अपनी पहचान बनाने वाले जूता फेंक व्यक्ति ने जिस प्रकार अपनी बुद्धि कौशल तथा सूझबूझ का सही इस्तेमाल करते हुए आज भारत ही नहीं विश्व पटल पर अपनी पहचान कायम करने का जो कारनामा किया है, वह आदर्शवाद के इतिहास में एक नया अध्याय है। और इस अध्याय की भारतीय राजनीतिक पटल ने पुरजोर प्रशंसा की है। इसकी तथ्यता भी चुनावी प्रक्रिया के इसी सत्र में नवीन जूता फेंक प्रकरणों में ने साबित की है। आदर्शवाद के जूता फेंक अध्याय की सफलता के पीछे एक बोधात्मक तथ्य है। वह ये कि जहां पूर्व कालों में लोग अथवा ऋषियों ने कठिन जप तप करके वर्षों में अपनी पहचान अपने सुकर्मों तथा ज्ञान की वस्तुनिष्ठता से प्राप्त करते थे, इसे कालांतर में परिवर्तन स्वरूप समाजोन्नत विचारधारा अपनाने वाले गुरुओं विद्वानों ने अपने देश समाज के प्रति त्याग भाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वहीं आज के इस दौर में लोगों की आम धारणा बन चुकी है कि यदि पहचान बनानी है तो कुछ हटके करना होगा, ताकि वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इसी कुछ हटके करने की प्रेरणा के फलस्वरूप जूता फेंक प्रकरण का जन्म हुआ, जो एक नया आदर्शवाद बन चुका है, जिसके अनुपालकों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। हो भी क्यों ना, आखिर पहचान बनाने का शॉर्टकट फार्मूला भी तो है। फिर इससे जूता इंडस्ट्री का सेंसेक्स भी ऊंचाई पर बरकरार है। नए ऑर्डरों से भरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल यह है कि रोज मिल रहे ऑर्डरों का डिजाइनर तथा भिन्न भिन्न रॉ मटेरियल को कहां से और कैसे इंपोर्ट करे। अलबत्ता उसके ऑर्डर भी तो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, वुड और न जाने कितने अलग तरह के हैं, क्योंकि जूता मेरी पहचान का प्रतीक बन गया है। आखिरकार जूता फेंक भाई को भी तो अगले चुनाव के लिए नामांकन करना है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जूता फेंक जैसे पुनीत कार्य को भी शीर्ष पर जगह दी है। तो बोलो जूता भाई की जय। हम देशवासी जब भी किसी मंच पर खुद को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि हम भारतीय शेर हैं, अथवा जब भी मौका परस्त लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं या अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जनता के जोश को बढ़ाने के लिए उन्हें भारतीय शेर कहकर उन्हें आंदोलित करते हैं।
तथा अपना कार्य संपन्न कराते हैं। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम वाकई शेर हैं? क्या हम शेर का तात्पर्य समझते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और वह अपने लाभ हानि को जानते हुए खुद नीति तैयार करता है और स्वयं ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह जंगल की नैतिकता बखूबी समझता है और अपने कृत्यों का स्वयं ही मूल्यांकन करता है, जिससे कि कहीं भी गलती से कोई चूक ना हो जिससे उसकी पहचान अथवा आदर्श पर कोई सवाल खड़ा हो जाए। वह निरंतर प्रयासरत रहता है ताकि उसका दबदबा जंगल पर बना रहे। वह गलती से भी किसी अन्य के उकसाए जाने पर कोई ऐसा कृत्य अथवा प्रतिक्रिया नहीं करता जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। वह किसी भी प्रतिक्रिया के लिए यदि कोई कदम उठाता है तो वह उसे अपने सूझबूझ तथा बौद्धिक क्षमता के मानदंडों पर यह सुनिश्चित करता है कि हमारा अगला कदम कितना मौलिक तथा वैध होगा। पर हम भारतीय शेर की गुणवत्ता के मानदंडों के किसी छोर पर ठहरते हैं क्या? क्या वाकई हम शेर कहलाने लायक हैं? क्या हम में अपनी सूझबूझ का प्रयोग करने की योग्यता शक्ति है, या इस भारतीय शेर कहलाने की प्रणाली में कोई यथार्थवाद है? उत्तर दीजिए। इस चुनावी महासंग्राम में प्रत्येक पंचवर्षीय में प्रतिनिधि के वादों पर उन्हें चयनित कर संसद में भेजने के सिलसिले में आपको अधिकांशतः मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके आप उनके चरित्र पर अपना विवेक न खर्च करके उनके वादों पर वोट दिए जा रहे हैं, जो कि एक जंगली भैंस के बराबर का गुण है। जिसको यह पता होता है कि जंगल के उस छोर पर जाने में खतरा है, फिर भी वह जाती है, हालांकि यहाँ पर तर्क वह सिर्फ खाने के लालच में चली जाती है, जो उसके विवेक पर भारी पड़ जाता है। उधर विश्व राजनीतिक पटल पर सभी देशों का ध्यान अमेरिका पर होता है, परंतु इसमें भी हम भारतीयों की निगाहें एक टक अमेरिकी हलचलों पर लगी रहती हैं। यदि अमेरिकाई राजनीति में एक छींक भी आती है तो उसका असर भारत पर भी होता है। यदि हम बात करें बगदाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश पर जूता फेंके जाने पर, तो उसका असर भारतीय राजनीति पर साफ देख सकते हैं। माननीय चिदंबरम, जिंदल, आडवाणी तथा अन्य इस असर के भुक्तभोगी हैं। हालांकि बगदादियों द्वारा बुश पर जूता फेंक जाना एक खीज का परिणाम था और यह खीज जगजाहिर है, पर हम भारतीय नकल करने में दुनिया में सबसे आगे हैं, जो कि एक बंदर का गुण है कि यदि अगले ने किया है तो सही है और हम क्यों पीछे रहें। हम बंदर छाप की छवि को विश्व परिदृश्य में अपनी पहचान क्यों बनाने दे रहे हैं, जो बिना सोचे समझे किसी भी कृत्य का अनुसरण करते हैं। हाँ, हम भारतीय शेर हैं, परंतु कहने के लिए। हम क्यों ना सचमुच के भारतीय शेर बने, अपनी सूझबूझ और अपनी बौद्धिक क्षमता तथा सही निर्णय लेकर खुद को तथा देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करें, ताकि हम भारतीय शेर की यथार्थता को जिंदा रखें। धन्यवाद दोस्तों। ये था 2008, 7, 8, 9 के आसपास की बात थी, जब इस प्रकरण ने काफ़ी जोर ले रखा था हमारे राजनीति में, भारतीय राजनीति में, विश्व राजनीति में। तो उस परिदृश्य पर जो भी विचार बन पाए उस समय की ध्यान में रखते हुए ये विचार मन में आया और मैंने उसको लिख दिया। आप इस प्रकरण से कितना सहमत हैं, या हम भारतीय शेर या बंदर छाप जूता या जूता मेरी पहचान, क्या हम वास्तव में अपने देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं? उत्तर है बिल्कुल है। हमारे पास वो योग्यता है, हमारे पास अनुशासन है, हमारे पास सब कुछ है जो हमारे अपने आप को आगे बढ़ाने से लेकर के समाज और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से एक ने अगर विजय प्राप्त कर ली तो उसके पीछे लाखों की संख्या उमड़ पड़ती है शॉर्टकट लेकर के आगे जाने की। और ये देश के लिए दुर्भाग्य भी है और युवाओं के लिए भी एक दुर्भाग्य साबित होगा, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लगातार मेहनत करके
उच्च स्थान को प्राप्त करके देश की समृद्धि और विकास में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको वो मौका नहीं मिल पाता है। तो फैसला आपके और हमारे हाथ में है कि हम कम से कम, अगर हम आगे आकर के इस समस्या का हल नहीं बन सकते तो कम से कम हल बनने में सहयोग तो कर ही सकते हैं। तो जब भी चुनाव हो दोस्तों, अगले किसी भी, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, तो हम ये सोच समझकर चुनाव करें कि वह व्यक्ति वास्तव में कितना लायक है, और उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि उसने पीछे अपने कितना अच्छा कार्य अपने देश के लिए किया है या अपनी बातों पर कितना खरा उतरा है। इन सभी बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर फीडबैक देंगे कि वास्तव में इस कहानी में कितना दम था। बहुत बहुत शुक्रिया।